एक अरबी औरत रोज मेरे स्टोर पर आती। वो नशे में होती और मुझे गंदे गंदे इशारे करती। एक दिन कहने लगी कि मेरा सामान मेरे घर तक छोड़ाओ। जैसे ही मैं सामान छोड़ने के लिए उसके घर के अंदर गया, उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बहाने से बुलाकर अपने कमरे में अपने साथ ले गई। और उसके बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैंने आज तक ऐसी हसीन औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो एक 25 साल की औरत थी जो रोज मेरे स्टोर पर आती थी। सफेद दूधिया चमकती हुई रंगत, काले रंग के बुर्के में वो औरत हुस्न की मलका थी। उसने कभी भी अपना चेहरा नकाब में नहीं छुपाया था। जब भी आती गालों पर कुदरती लाली हर वक्त छाई रहती थी। पहली बार जब वो मेरे स्टोर पर आई तो मैं उसे देखकर अपनी पलकें झपकना भूल गया था। न जाने कैसी कशिश थी कि दिल चाहता था बस वक्त थम जाए और मैं उसे देखता ही रहूं। मैं दुबई के एक स्टोर में नौकरी करता था। मेरा बॉस बहुत खड़ूस था। मैं रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक की ड्यूटी देता था। इसके अलावा ओवर टाइम भी लगा देता था। ये इत्तेफाक था या शायद सोची समझी साजिश कि वो औरत रात के 2 बजे ही स्टोर में आती थी। उस वक्त स्टोर में मेरे अलावा बस 2-3 वर्कर्स ही होते थे, क्योंकि रात को ग्राहकों की भीड़ न होने के बराबर होती थी, इसलिए ज़्यादा स्टाफ नहीं होता था। पहली बार जब उस औरत को मैंने अपने स्टोर में देखा तो वो उस वक्त मुझे नशे में धुत लग रही थी। मेरे स्टोर में दाखिल हुई तो उसके पैर डगमगा रहे थे। काउंटर पर उस वक्त मैं ही बैठा हुआ था। उसने जोरदार हाथ काउंटर के टेबल पर मारा और कहने लगी, रॉयल सिगरेट का पैकेट दीजिए। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं अचंभे में आ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उस वक्त न जाने किस जज्बे के तहत गुलाबी हो रही थीं। उसका सांस बड़ी तेजी से फूल रहा था और वो फूले हुए सांस से मुझसे सिगरेट मांग रही थी। मैंने एक डिब्बा निकाल कर उसके सामने रख दिया। बड़ी जल्दी से उसने वो डिब्बा खोला था, जैसे कि अगर उसने सिगरेट अभी न पी तो न जाने उसे क्या हो जाएगा। सिगरेट के डिब्बे को बड़ी बेदर्दी से उखाड़ा था। सभी सिगरेट काउंटर पर बिखर गए। फौरन से एक सिगरेट उसने मुंह में ली और कहने लगी, इसे लाइटर से जला दो। क्योंकि मैं खुद भी सिगरेट पीता था, इसलिए मैंने जेब से लाइटर निकाला और उसकी सिगरेट जला दी। मैं बड़े गौर से उसका हर अंदाज देख रहा था। 3-4 कश में ही उसने पूरी सिगरेट को पीकर ख़त्म कर दिया था। उसके बाद उसने आंखें बंद की और जैसे खुद को तसल्ली पर लाने की कोशिश कर रही थी। देखने में वो बिल्कुल अरबी औरत थी, लेकिन उर्दू साफ साफ बोल रही थी। 2-4 मोटी मोटी गालियां उसने न जाने क्यों अपने ख्यालों में दी थी। शायद किसी से लड़कर आई थी। फिर उसके बाद एक सिगरेट और पीने लगी। कुछ देर बाद उसने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर स्टोर से एक ट्रॉली ली और कुछ राशन का सामान रखने लगी। मुझे जिस चीज़ ने उस औरत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, वो उसके चेहरे पर छाई बेचैनी थी। पता नहीं उस लड़की के साथ आखिर क्या मसला था। वो गायब दिमागी से अपनी ट्रॉली में चीज़ें भर रही थी। बगैर सोचे समझे जो भी सामने आता वो ट्रॉली में रखती जा रही थी और दिल ही दिल में कुछ बुदबुदाते हुए अपने चेहरे से बेचैनी की वजह से आने वाले पसीने को पोंछ रही थी। मैं उस खूबसूरत हसीना को देखकर कुछ ताज्जुब का शिकार हुआ था। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मेरा सामान बाहर गाड़ी तक पहुंचा दो। हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी और मेरे पास और लड़के थे जो मेरे पास ही काम कर रहे थे। मैं चाहता तो उनसे किसी को कहकर सामान बाहर रखवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक लड़के को पुकारा और काउंटर संभालने के लिए कहा। फिर मैं सामान की ट्रॉली खुद उस लड़की के साथ बाहर लेकर गया। वो उस वक्त दुबई की महंगी गाड़ी लेकर आई थी। उसकी गाड़ी देखकर मेरी आंखें हैरत से फट गईं। मैंने सामान उसकी गाड़ी में रखा, फिर वापस जाने लगा। उस औरत ने मुझे पुकारा। अभी तक वो ड्राइविंग सीट संभाल चुकी थी। मैं उसके पास आया तो उसने डैशबोर्ड में से 2000 दरहम निकाले और लापरवाही से मेरे हाथ में रख दिए। कहने लगी, तुम्हारी मेहनत का मुआवजा है। ये देखकर मैं हैरत से उसकी शक्ल देख रहा था। वो गाड़ी आगे बढ़ाकर चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। बस 5 मिनट के ज़रा से काम के लिए वो मुझे 2000 दरहम देकर गई थी। मैं हैरत से उस नोट को देख रहा था जो बिल्कुल असली था। 5 मिनट में मैंने इंडियन 45,000 रुपये कमा लिए थे। वो लड़की तो कब की जा चुकी थी, जबकि मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरा ताल्लुक इंडिया से था और मैं दुबई में नौकरी के सिलसिले में आया था, जो बहुत जल्द मेरी एक स्टोर में कैशियर और काउंटर के तौर पर लग चुकी थी। मेरा काम सिर्फ कैश और अकाउंट्स पर बैठने का था।
लेकिन रात को अगर कोई ग्राहक आ जाता और उसे अपनी मतलब की चीज़ न मिलती और स्टाफ अपने कामों में बिजी होता तो मैं उन्हें गाइड कर देता था। ये 2000 दरहम की रकम मेरे लिए अच्छी खासी अमाउंट थी। मैंने खुशी से जेब में डाल लिए। वो औरत अगले दिन फिर से 2 बजे आई, लेकिन आज पूरे होशो हवास में थी। कहने लगी, बात सुनो, मुझे एक हेयर कलर चाहिए। मैंने कहा, मैडम जी, लेडीज स्टाफ तो दिन के वक्त होता है और इस वक्त मेरे पास वर्कर बॉय भी कम है। कहने लगी, तुम मेरी मदद करो, चलो आओ मेरे साथ। मैंने कैश अकाउंट एक लड़के के सुपुर्द किया और उस अरबी औरत के साथ मेकअप की साइट पर चला गया, जिसका मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। मुझे तो बस उस लड़की में दिलचस्पी हो रही थी जिसने कल रात मुझे ज़रा से काम के लिए 2000 दरहम दिए थे। उसने मुझे हेयर कलर चार्ट निकालने को कहा। मैंने कहा, ठीक है। मैंने चार्ट उसे थमा दिया। फिर वो मुझे बड़े गौर से देखने लगी। कहने लगी, देखने में तुम अच्छे खासे हैंडसम हो। और ये बात सच भी थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया। फिर वो मेरे करीब आ गई। ये देखकर मैं कुछ नर्वस हुआ था। मुझसे कहने लगी, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं जी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मेरी बेचैनी देखकर वो खिलखिलाकर हंसी। उसकी आवाज़ में तो जैसे जल तरंग सी थी। कहने लगी, मुझे बताओ, मुझ पर कौन सा हेयर कलर सूट करेगा? मैंने कहा, मुझे इस बात का मालूम नहीं। कहने लगी, अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हें मुझ पर कौन सा हेयर कलर ज़्यादा जचेगा। मैंने उसे गौर से देखा। आज उसके हसीन बाल खुले हुए थे, घने रेशमी कमर को छूते हुए बाल थे। मैंने कहा, आप तो खुदा की वैसे भी मेहरबानी है मालकिन, आपको मजीद हसीन लगने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुनकर एकदम ही उसकी मुस्कुराहट दम तोड़ चुकी थी। वो फिर से किसी गहरी सोच में चली गई। उसका सांस तेजी से चलने लगा। हालांकि मैंने बस तारीफ ही की थी। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में जो कुछ था उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। उसकी आंखों में वीरानी और वहशत थी। मैंने घबराकर अपनी नजरें चुरा ली। वो लड़की मेरे लिए उलझी हुई पहेली थी। अगले ही लम्हे उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तो एकदम हैरान रह गया था। वो मुझे परफ्यूम के काउंटर पर ले गई। उसने महंगे से महंगे परफ्यूम खरीदे। फिर उनमें से एक परफ्यूम वहीं खोलकर मुझ पर स्प्रे कर दिया। उसकी इस अचानक हरकत पर मैं एकदम हड़बड़ा गया था। एकदम ही कई कदम पीछे हट गया था। कहने लगी, इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये स्प्रे फोरमैन है। ये कहकर वो मेरे पास आ गई। जिस काउंटर पर हम खड़े थे वहाँ उस वक्त हम दोनों के अलावा दूसरा कोई नहीं था। उस परफ्यूम की खुशबू वाकई में कमाल की थी। वो मेरे पास आई, मेरे बहुत करीब हो गई। काबिले गौर हद तक वो मेरे नज़दीक थी। फिर मेरे कान में सरगोशियाँ करने लगी। मुझे ये खुशबू बेहद पसंद है, और तुम भी। उसके लहजे ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। मैं एकदम पीछे हट गया। मैंने आज तक किसी लड़की के इतने करीब नहीं हुआ था। मेरी इस हरकत पर वो कहने लगी, बहुत शर्मीले हो तुम, चलो मेरे साथ सामान गाड़ी में रखो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मैंने उसका बिल बनाया। उसके बाद उसका सामान भी गाड़ी में रख दिया। इस बार तो उसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। पूरे 5000 दरहम मुझे पकड़ा दिए। फिर मुझे एक छोटा सा पेपर दिया। कहने लगी, इनमें मेरे घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर है। मुझसे पूछ लिया करो कि मुझे क्या सामान चाहिए, मैं तुम्हें लिस्ट बता दूंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं नहीं जानता था कि कल की रात मुझ पर कयामत बनकर टूटेगी। मैं उस वक्त बहुत खुश था। मैं गरीब घराने का लड़का था। 2 बहनें थीं जिनकी शादी की जिम्मेदारी मुझ पर थी। इसलिए स्टोर में काम करने के बाद मैं आराम भी उसी स्टोर के अंदर बने हुए एक कमरे में कर लिया करता था, ताकि मुझे अलग कमरे का किराया ना देना पड़े। इसलिए मैं अपनी सारी तनख्वाह इंडिया अपनी विधवा माँ को भेज दिया करता था। बड़ी बहन का रिश्ता भी तय हो चुका था। मेरी माँ मुझसे कह चुकी थी कि ओवर टाइम भी लगाओ, ताकि चंद महीने में बहन रुखसत हो सके। मैं दिन रात ड्यूटी देने लगा था। बस दोपहर को ही कुछ देर आराम करता था। अगले रोज मैंने उस अरबी औरत लैला को कॉल किया। उसने फौरन फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा, मैडम जी, आपको कोई सामान मंगवाना है तो बता दीजिए। उसने मुझे सामान की लिस्ट बता दी। मैंने सामान पैक करवा दिया। मुझे लगा था कि वो खुद आकर अपना सामान ले जाएगी, लेकिन वो मुझसे कहने लगी कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं टैक्सी के ज़रिए वो सामान उसके घर छोड़ाऊँ। मैंने कहा कि मैं ऑन ड्यूटी हूँ, यूँ स्टोर को छोड़कर नहीं आ सकता। वो कहने लगी कि उसने मेरे मैनेजर से बात कर ली है। वो कहने लगी, एक दिन में तुम्हारे जितने पैसे स्टोर में बनते हैं, मैं तुम्हें उनसे 3-4 गुना ज़्यादा दे दूँगी। ये सुनकर मेरे दिल में लालच सा पैदा हुआ।
या यूं कह लो कि मुझे मुफ्त के पैसों का चस्का लग गया था। मैंने एक वर्कर की मिन्नतें की कि वो मेरी सीट संभाल ले और उसे 100 दरहम का लालच भी दिया। वो फौरन मान गया। मैं उस अरबी लड़की लैला के घर सामान लेकर पहुंच गया। जिस पते पर मैं पहुंचा वो घर नहीं, एक शीश महल था। चौकीदार ने मेरा नाम सुनकर कहा कि मालकिन ने तुम्हें अंदर बुलाया है। मैं जब अंदर गया तो बंगला देखकर अपने होश खो बैठा। बेहद खूबसूरत बगीचा देखकर मेरी आंखें चंधिया गई थीं। पोर्च में उस वक्त 3 गाड़ियां खड़ी थीं। ड्राइवर भी सफ़ेद वर्दी पहने हुए खड़ा था। मैं सोच में पड़ गया कि जब लैला मालकिन के पास ड्राइवर मौजूद थे तो फिर ये काम उन्होंने मुझसे क्यों कराया। बहरहाल मैं पैसों के लालच में यहाँ आया था, इसलिए अपने दिमाग को ज़्यादा सोचने की जहमत नहीं दी और लाउंज में चला गया। लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वो मालकिन लैला एक नरम गद्दे वाले सोफे पर विराजमान थी। मेरे हाथों से सामान उसकी नौकरानी ले चुकी थी। उसने मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। कहने लगी, इधर बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। मैं उसके पास बैठ गया। वो कितनी ही देर तक मुझे देखती रही। फिर कहने लगी, महीने के कितने पैसे कमा लेते हो उस स्टोर पर, पैसे गिन गिन कर। मैंने नजरें उठाकर मालकिन को देखा और बोला कि मेरे बॉस मुझे महीना का 5,000 दरहम देते हैं। मालकिन ने ये सुना तो हैरान रह गई। क्या, सिर्फ 5,000 दरहम? इससे ज़्यादा तो मेरे घर में काम करने वाली नौकरानियां कमाती हैं। तुम्हारे खर्चे आखिर कैसे पूरे होते हैं? मालकिन तो ऐसे बात कर रही थी कि बस मैं नर्वस होने लगा था। फौरन खुली किताब बनकर मालकिन को सब कुछ बताने लगा, जो कि अक्सर इंडियन मिडिल क्लास लड़कों की आदत होती है। वो लड़की जो टांग पर टांग चढ़ाई बैठी थी, मेरी बात गौर से सुनती रही। तभी नौकरानी हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आई। खाना इतना ज़बरदस्त था कि मैं बता नहीं सकता। वो मेरे सामने बैठी थी। तभी उसने नौकरानी को वहाँ से जाने का इशारा किया। फिर जब लाउंज बिल्कुल खाली हो गया तो वो उठ गई। अगले ही पल वो मेरे साथ आकर बैठ गई। हमारे बीच अब एक बाल बराबर भी फासला नहीं रहा था। मेरा दिल तो यूं धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। कहने लगी, हैंडसम बॉय, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दिन का 5,000 दरहम दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल सीने के अंदर ही उछल पड़ा। मैं फौरन थोड़ा दूर हटा। मैं बोला कि आप मुझे इतने पैसे क्यों देंगी? मेरी बौखलाहट देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फिर साइड टेबल के दराज से सिगरेट निकाला, एक अदा से सिगरेट अपने लबों पर रखा और मेरी तरफ अपना चेहरा करके कहने लगी, सिगरेट जला दो। उसकी आंखों में मुझे शोले जलते नजर आ रहे थे। मैंने अपने हवास पर काबू रखा और कांपते हुए सिगरेट जला दी। एक सिगरेट उसने मेरी तरफ भी बढ़ाई, जिसे ना चाहते हुए भी मैंने ले लिया। एसी चलने के बावजूद भी मुझे पसीना आ रहा था। जब वो उठी और मुझे इशारे से अपने पीछे आने को कहने लगी, तो मैं तो किसी कठपुतली की तरह उसके शीश महल में चलता जा रहा था। वो मुझे अपने कमरे में ले गई और अलमारी में से कुछ टटोलने लगी। उसने अलमारी में से एक पैकेट निकाला, फिर मेरे करीब आई और धुएं का मरगोला मेरे मुंह पर छोड़कर बोली, तुम वफादार हो, इंतहा भोले और मासूम। अगर मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें माला माल कर दूंगी। मैं उस पैकेट को देख रहा था जब उसने अपने बटुए से 20,000 दरहम निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। कहने लगी, ये एडवांस पेमेंट है, बाकी हर काम के साथ साथ दूंगी। मैं तो सांस लेना भूल चुका था। हैरत से एकदम उन पैसों को देखने लगा। मेरा काम सिर्फ इतना था कि वो पैकेट जाकर उसके बताए हुए एड्रेस पर देना होगा। इतने पैसे देखकर मन में लालच सा जाग उठा था। मैं खुली आंखों से ख्वाब देखते हुए अपना शीश महल तैयार कर रहा था। मैंने खुशी खुशी हामी भर ली और बगैर कोई सवाल किए वो काम करने लगा। न जाने उस पैकेट में क्या होता था। मैंने आज तक देखने की या पूछने की कोशिश नहीं की। मैंने स्टोर पर काम करना भी छोड़ दिया। मुझे उस लड़की ने उस महीने में 10 पैकेट दिए थे, जो मुझे अलग अलग जगहों पर खुद लेकर जाने थे। मैं वो पैकेट देकर आता तो बदले में वो लड़की मुझे अच्छी खासी रकम दे दिया करती थी। उस महीने में मैंने लाखों रुपए अपनी माँ को भेज दिए थे और अपनी माँ से कहा कि दोनों बहनों के लिए जेवर बनाकर रख दो, ताकि उनकी शादियों में किसी किस्म की कोई कमी न रह सके। इतने ज़्यादा पैसे देखकर मेरी माँ खुश हो गई थी, मगर अंदेशे भी जाहिर करने लगी कि बेटा देखभाल कर काम करना, कोई गलत काम न करना जिसके बाद तुम्हें तकलीफ उठानी पड़े। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप बेफिक्र रहो, मैं अपनी मेहनत की कमाई कमा रहा हूँ। मेरी माँ मुतमईन हो चुकी थी, जबकि मेरे दिल में तो जैसे मुफ्त की कमाई खाने का चस्का पड़ चुका था। मैं मालकिन के शीश महल नुमा घर में ही रहने लगा। उस रात जब मैं सोया तो दिमाग में अजीब से वसवसे आने लगे थे। मैं ये सोचने लगा कि काश उस खूबसूरत लड़की लैला से मेरी शादी हो जाती तो मैं दुबई का अमीर तरीन आदमी बन जाता।
وہ لڑکی تو کئی بار میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں ہی اسے خود سے دور کیے ہوئے تھا۔ دل میں اس کے لیے خاص جگہ جو بن چکی تھی، مگر فی الحال میں کچھ بھی کہہ کر نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس سے ملنے والے درہم کی بھی بے تحاشا محبت ہو چکی تھی۔ میری ماں میری بہن کا زیور تیار کرنے لگی اور یہاں میں اس لڑکی کے دیے ہوئے کاموں کو کرنے لگا۔ ایک دن اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا اور بولی، اسے بڑے ہی دھیان سے لے کر جانا، خیال رکھنا کہ سامان خراب نہ ہو۔ میں نے سر ہلایا اور وہ ساری چیزیں لے جانے لگا۔ اس روز نہ جانے مجھے کیا سوچا، جی چاہا کہ میں اس پیکٹ کو کھول کر تو دیکھوں، آخر وہ پیکٹ میں کیا رکھتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں مالکن کے گھر سے نکلا، کیونکہ میں ٹیکسی میں تھا، تو میں نے پیکٹ کو یوں ہی کھولنا شروع کر دیا۔ ایک عجیب سا تجربہ میرے دل میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی پیکٹ کھول کر سامنے کیا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایک پل کو تو مجھے مایوسی ہوئی، اس پیکٹ میں تو صرف کھانے پینے کی چیزیں تھیں، جیسے کہ بسکٹ اور چپس کے پیکٹ، مگر سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ مالکن اتنے بڑے لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس اور چپس کیوں بھجوا رہی تھی؟ کیا وہ لوگ خود خرید کر نہیں کھا سکتے تھے؟ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ شاید مالکن ان بڑے امیر لوگوں کے لیے کوئی مہنگے گفٹ بھجوا رہی ہوگی، مگر یہ تو صرف کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ایک عجیب سے وسوسے نے مجھے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے چھوٹے سے کام کے لیے مالکن مجھے اتنے زیادہ پیسے کیوں دیتی ہے۔ صرف چپس کے پیکٹ کے لیے میں اس رات ٹھیک سے سو نہ سکا، بار بار اسی کی طرف دماغ گھومتا رہا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، جوان تھی، مگر اس نے آج تک شادی نہیں کی تھی، تبھی تو میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بن چکی تھی۔ وہ ہفتے کا دن تھا جب مالکن گھر آئی اور کہنے لگی، آج رات میں باہر جا رہی ہوں، میرے دوستوں کے ساتھ پارٹی ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مالکن مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کہا۔ وہ نئی خاص نوکروں کے ساتھ گھر سے چلی گئی اور میں منہ بنائے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ مالکن مجھے دل ہی دل میں پسند کرنے لگی ہے، مگر ایسا تو کچھ بھی مجھے آج محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مجھے مالکن کی فکر ستانے لگی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ان کے لیے خاص مقام بن چکا تھا۔ صبح کے 3 بج چکے تھے جب مالکن کی گاڑی کا ہارن گونجا۔ چوکیدار نے فوراً دروازہ کھولا۔ میں ابھی تک یوں ہی جاگ رہا تھا جب مالکن ایک لڑکے کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ لڑکھڑا کر آتی ہوئی اس لڑکے کے کندھے پر سر رکھ کر چل رہی تھی۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میرا چہرہ لال ہو گیا، میں آگ ببولا ہو چکا تھا۔ آخر وہ لڑکا مالکن کے ساتھ کون تھا جو مالکن اس کے اتنا قریب تھی؟ وہ گھر کے اندر آیا اور سیدھا مالکن کے ساتھ ان کے کمرے میں جانے لگا۔ میں نے تو اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ لی تھیں، دل چاہا کہ جا کر اس کا منہ توڑ دوں، مگر تبھی مالکن نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور کہنے لگی، میں 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گی، نوکروں کو بتا دینا بار بار دستک دے کر ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ مجھے بالکل ایک ملازم کی طرح حکم دے رہی تھی۔ اتنا کہہ کر اس لڑکے کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں کتنی ہی دیر حیرت کا پتلا بنا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا رویہ صرف میرے ساتھ ہی رکھ رہی ہے، مگر یہ تو میری غلط فہمی تھی۔ مالکن تو تھی ہی، ایسی سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا۔ بغیر شادی کے وہ ایک غیر مرد کے ساتھ۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ غصے اور بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ نہ جانے کب میں مالکن سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس روز پھر ایک بار میرے پاس پیکٹ لایا گیا جو کہ مجھے ایک امیر شخص کو دے کر آنا تھا۔ میں نے وہ پیکٹ لیا اور یوں ہی بے دلی سے ٹیکسی میں بیٹھ کر جانے لگا۔ جب ایک بار پھر پیکٹ کھول کر اپنے ہی دھیان میں اس چپس کے پیکٹ کو کھول دیا، مگر اندر جو چیز مجھے نظر آئی وہ دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل چکی تھی۔ ان چپس کے پیکٹ میں تو چپس موجود ہی نہیں تھے، بلکہ ان میں تو نشے کی کئی چیزیں موجود تھیں۔ یہ دبئی کا بہترین اور مہنگا نشہ تھا، جسے سونگھ کر ہی انسان دنیا سے بیگانہ ہو جاتا تھا۔ اس نشے کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں میں تھی، تو اس کا مطلب مالکن اتنے مہنگے نشے کی مجھ سے اسمگلنگ کروا رہی تھی۔ میرا تو پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں نے فوراً ٹیکسی رکوائی اور واپس مالکن کے گھر چلا آیا۔ اتنے روز سے وہ حسینہ مجھ سے اتنے خطرناک کام کروا رہی تھی۔ اگر میں کسی روز پکڑا جاتا تو میری تو زندگی برباد ہو جاتی۔ دبئی کے قانون تو ویسے بھی سخت ہیں، یہ شکل سے معصوم نظر آنے والی مالکن تو اتنی چالاک نکلی۔ میں واپس آیا تب تک مالکن اپنے اس دوست کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، کام ہو گیا کیا؟ تو میں کچھ بولے بغیر اندر چلا گیا۔ رات ہوئی تو واپس آیا۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی،
تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ مجھے شیخ کی بار بار کال آ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا میں جان چکا ہوں آپ مجھ سے غلط کام کروا رہی ہیں، میں اور زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اگر میں پکڑا گیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا سہارا ہوں۔ مگر مالکن مجھے اور زیادہ پیسے دینے کی آفر کرنے لگی۔ اس وقت میں دل کی نہیں بلکہ دماغ کی سن رہا تھا۔ مالکن نے مجھے 6,000 درہم دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے وہ 6,000 درہم اس سے لے لیے۔ پھر اگلے ہی روز جب مالکن نے مجھے وہ پیکٹ دیا تو میں نے وہ پیکٹ جا کر پولیس والوں کے حوالے کر دیا اور چشمدید گواہ کے طور پر انہیں بتایا کہ یہ مالکن مجھ سے زبردستی غلط کام کروا رہی تھی۔ مگر جب مجھے حقیقت کا اندازہ ہوا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ پولیس والوں نے فوراً مالکن کے گھر چھاپا مارا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کام میں منشیوں کو میں نے گرفتار کروا دیا تھا۔ مالکن تو حیران تھی، بہت چیخی اور چلائی، مجھے مارنے تک کو دوڑی، کہنے لگی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس بھولے چہرے کے پیچھے اس قدر خطرناک لڑکا چھپا ہوا ہے۔ مگر مجھے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی تھی۔ میں کچھ لمحوں کے لیے بھٹکا ضرور تھا مگر اپنے ضمیر کو پوری طرح سے سلجھا لیا تھا۔ مفت خوری کا چسکا لگ چکا تھا مگر حرام خوری کا نہیں۔ میں اپنی بدوا ماں اور بہنوں کو حرام کی کمائی ہرگز نہیں کھلانا چاہتا تھا۔ میں نے واپسی اسی اسٹور پر کام کرنا شروع کر دیا اور حلال کی کمائی کما کر اپنی ماں اور بہنوں کی ضرورتیں پوری کرنے لگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔